बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही है इसको जरा गौर से देखिएगा। ये असल में वो वीडियो है जिसने इसराइल का जो भांडा फोड़ा है और उसके बाद इसराइल की क्या हालत हो रही है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। असल में अगर आप राइट साइड पर देखें तो ये हमास के रॉकेट जा रहे हैं और टाइम कौन सा है? टाइम वो वाला है कि जब हमला होता है गजा के अंदर हॉस्पिटल्स पर। अगर आप देखते जाएंगे तो आप लेफ्ट साइड पर देखें तो ये जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये असल में दूसरी साइड से भी यानी एक एयर स्ट्राइक की जो तैयारी है वो मिसाइल भी आपको नजर आता है। अब ये कौन सा मिसाइल है? यही वो असल वीडियो है जो अब तक इसराइल छुपाता रहा और अब तक लोगों को नहीं पता चल सकी। आप इसको हर लिहाज से देख सकते हैं। ये असल में वो वीडियो है जिसमें इसराइल ने एयर स्ट्राइक किया गजा के ऊपर और गजा पर एयर स्ट्राइक करने के बाद इसराइल ने बदतरीन दहशतगर्दी की। यानी असल में इन्होंने काम क्या किया कि जब हमास के रॉकेट फायर हो रहे थे तो फिजा के अंदर इनका एयरक्राफ्ट था लेकिन डायरेक्शन इनकी दूसरी थी और इस डायरेक्शन के अंदर इनका ये मिसाइल था जो लॉन्च हुआ है और उसने जाकर गजा के अंदर हॉस्पिटल पर मिसाइल मारा और वहां पर लोग मरे। ये असल वो कहानी है जो अब तक ये वीडियो मंजर आम पर नहीं आने दे रहे थे। इन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़े झूठ बोलने की कोशिश की, जी ये मसला है वो मसला है। असल आप कहानी समझिए, जब वहां से हमला और होता है तो उसके दौरान ये असल में अपना एक हमला भी डाल देते हैं और इस हमले को डालकर फिर वो नाम लगा देते हैं कि देखो ना वो हमास के असल में रॉकेट आ रहे थे तो उन्होंने गजा के ऊपर हमला कर दिया। आप देखिए कि आज हुआ क्या है। आज सूरत हाल ये पैदा हुई कि जब ये वीडियोस और ये तमाम चीज़ें मंजर आम पर आना शुरू हो गई तो इन्होंने कह दिया कि आप कोई भी साफ़ी हमसे सवाल नहीं करेगा क्योंकि साफ़ियों के मोबाइलों में, हर किसी के मोबाइल में वीडियो थी। जो बाइडेन सामने बैठा हुआ था, नेतन्याहू साथ था। इन्होंने किसी को ये काम करने ही नहीं दिया। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर इतना ज्यादा घटियापन इन्होंने कर दिया कि अब आप ये देखिए कि इन्होंने ऐलान किया है कि ठीक है, हम लोग जो फलस्तीन के लिए मदद है उसको मिस्र के रास्ते से आने की इजाज़त देते हैं। उसकी वजह यह है कि जो बाइडेन ने इनको समझाया कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ इस वक्त खड़ी हो चुकी है, हमने आपके हक में बयान भी दे दिया है, लेकिन अब इन वीडियोस को हम झुठला नहीं सकते और ये आपके कंट्रोल से मुकम्मल तौर पर बाहर है। अगर आपने ये काम ना किया तो पूरी दुनिया इस वक्त जो इसराइल के खिलाफ हुई पड़ी है, ये मामला मजीद खराब होंगे। अब यहाँ से जब सारा मामला सामने आया तो उन्होंने कहा अगर ये एड हमास के लोगों को गई तो हम एयर स्ट्राइक कर देंगे, जो मर्जी करे, ठीक है हम फिलहाल जाने की इजाज़त देते हैं लेकिन फिर हम हमला कर देंगे। और अब इस सारी सूरत हाल के अंदर इन्होंने सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से कि ये सारे का सारा मामला हुआ है। आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। जिस दिन उन्होंने मस्जिद अक्सा पर मिसाइल दागने उन्होंने यही स्ट्रेटजी अपनानी है, इसके बाद उनको कोई परवाह नहीं। और लोग ये समझ रहे हैं कि जी उसके बाद ऐसा हो जाएगा जिस तरह मरहूम डॉक्टर इशार अहमद साहब फरमाते थे। वो कहते थे जिस दिन मस्जिद अक्सा शहीद होगी उस दिन पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का खून खोलेगा। लेकिन शायद उनको अंदाज़ा नहीं था, वो हर लिहाज से एक अच्छे स्कॉलर थे, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था कि मुसलमानों की हालत क्या हो चुकी है। कि आज का मुसलमान ये हालत है कि 90 लाख इजरायली है और पूरी दुनिया को अमेरिका समेत उन्होंने कंट्रोल किया और कोई उनके आगे मुस्लिम कंट्रीज भी बोलने को तैयार नहीं। कोई मुस्लिम फोर्स वहां तक नहीं जा सकती। वो सिर्फ एक ही बात सारे कहेंगे, हम मजम्मत करते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा वो कहेंगे कि जी हम एड भेजना चाहते हैं, बस इससे ज़्यादा तीसरी कोई बात नहीं। या सोग मनाने का ऐलान करेंगे या कहेंगे जी बड़ी बर्बरियत है। ये असल में एक आखिरी हद है, अमेरिका इससे आगे किसी को जाने ही नहीं देता। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अमेरिका ने पूरी दुनिया के अंदर जब ये मनाजिर सामने आए हैं उन्होंने अपनी एम्बेसीज खाली करवाना शुरू कर दी। जब वो सारी की सारी उनकी एम्बेसीज खाली होना शुरू हो गई हैं तो पूरी दुनिया से जो तबाही का माहौल इस वक्त सामने आया है उसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। यानी इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि खास तौर पर आप देखें तो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर लोग सड़कों पर आए हुए हैं। वो अपनी हुकूमतों को कह रहे हैं कि आप इनके खिलाफ एक्शन ले, आप इसराइल के खिलाफ कोई इकदाम करें। और इसराइल, आप ये देखें कि उधर जो बाइडेन ने क्या ऐलान किया वो सबसे हैरान कुन बात थी। जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि हमने, उसने कहा कि 100 अरब डॉलर्स की, जी हाँ 100 अरब डॉलर की इसराइल के लिए एड चाहिए उनको।
वो लेकर आ रहे हैं इसका पूरा प्रपोजल, $100 अरब। अंदाजा कर लें कि यानी इतनी बड़ी वो जंग छेड़ने जा रहे हैं, इतनी बड़ी जंग छेड़ने जा रहे हैं कि इस पूरे के पूरे खित्ते को उन्होंने राख का ढेर कर देना। आप देखें कि 130-135 अरब डॉलर पाकिस्तान का कुल कर्ज है, और आप सोचिए खाली $100 अरब, उसमें से उन्होंने 2-4 अरब जो है वो यूक्रेन के लिए भी रखना है। $100 अरब का पैकेज वो लेकर आ रहे हैं इसराइल के लिए। पहले उन्होंने कहा था $10 अरब, अब उन्होंने कहा जी $100 अरब लेकर आए। अब आप सोचिए $100 से वो कितने हथियार लेंगे, मिसाइल लेंगे, बारूद लेंगे, मुसलमानों को खरीदेंगे, उनके मीडिया खरीदेंगे, चीजें खरीदेंगे, पूरी तरह अपना नैरेटिव बनाने के लिए वो काम करेंगे। आप अंदाजा कीजिए 90 लाख की उनकी आबादी है, $100 अरब के करीब उनके पास पैसा होगा, और जब वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बताइए उनके आगे कोई खड़ा हो सकता है या कोई मामला रख सकता है? यही वो असल बात है जो अभी तक मुसलमानों को समझनी चाहिए, यानी आम जो लोग हैं उनको समझनी चाहिए कि ये चीजें आपके कंट्रोल से मुकम्मल तौर पर बाहर चली गई हैं। देखें ये वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर मंजर आम पर इस वक्त चल रही है, इसमें क्लियरली नजर आ रहा है कि इसराइल ने इस हमले के दौरान एक और भी हमला किया था। यानी आप अंदाजा कर लें कि आज उन्होंने कहा है कि अगर हमास के लोग, यानी कल को वो इस सारी सूरत हाल में इतने ताकतवर हैं कि वहां से एड जब आएगी फलस्तीनियों के लिए तो वो सारी दुनिया के सामने कह देंगे कि हमने कल कहीं पर भी हम मिसाइल दाग देंगे। जिस तरह ये ट्वीट थी नफ्ताली की जिसमें उसने कहा जी हमने तो हमास के लोग मार दिए, पहले से उन्होंने ये नैरेटिव तैयार करके रखा हुआ था, भाई हमने तो मार दिए हैं और किसी ने कोई बचाया नहीं है। तो आप अंदाजा कर लें कि इस सारी सूरत हाल में उन्होंने कहा कि अगर कल को हमें लगेगा यानी कि ये हमास के पास गए तो हम स्ट्राइक कर देंगे, यानी कल को वो किसी भी वक्त दोबारा गजा के अंदर स्ट्राइक कर सकते हैं और कह देंगे जी नीचे तो हमास के लोग थे तो हमने मार दिया। उनको कोई परवाह नहीं है कि उन्हें सिविलियन मारे, कुछ मारे। आज अमेरिका ने उनके हक में बयान दे दिया। बताइए अमेरिका दुनिया के अंदर किसके हक में इस तरह बयान देता है? इतनी स्ट्रॉन्ग पावर है इसराइल की कि कोई उनके खिलाफ खड़े होने की जरूरत नहीं कर सकता। अब आप ये देखें कि इस वक्त सऊदी अरब ने इसके तमाम जो सिटीजन्स हैं उनको कहा है कि इमीडिएटली आप सारे के सारे लिबनान छोड़ दें। जो सऊदी अरब के अपने शहरी हैं लिबनान के अंदर मौजूद है, क्योंकि उनको पता है कि लिबनान के साथ एक बहुत बड़ी ये जंग छिड़ने वाली है, तो उन्होंने कहा है कि अपने अपने शहरियों को, यानी हर कोई इस वक्त कह रहा है अपने शहरियों को कि जितनी जल्दी हो सकता है आप इलाके छोड़कर चले जाएं और इसके बाद आप अपने अपने मुल्कों को वापस लौटें। जो बाइडन ने आज बात की नेतन्याहू को सामने बिठाकर, उसने कहा कि यहूदियों की ये जगह है और याद रखिएगा इसको सेव होना चाहिए। उसने कहा कि अगर इस सारी सूरत हाल के अंदर दुनिया भर इसराइल का वजूद ना होता तो तब भी हम कोई एक ना एक इसराइल क्रिएट कर देते। यानी वो जो असल में इनके मुंह पर जो बात थी या इनके दिलों में बात थी वो सारी दुनिया को पता चल चुकी है। ये असल में यही इनका प्लान था। आप ये बताइए कि अगर आपने इनको स्टेट देनी थी तो अमेरिका के अंदर इतनी ज्यादा स्टेट है आपकी, आप किसी एक जगह उनको लाकर बसा देते, अब यूरोप के अंदर बसा लेते, आप दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर जाकर बसा लेते, लेकिन आपने वो जगह चूज नहीं की। आपने उनको लैंड दिया, वो वाला लैंड दिया जिस पर वो कहते थे कि हम दोबारा लौटेंगे, यहां पर से ही हमारा उरूज का एक मामला और एक सिलसिला शुरू होगा, तो हम दुनिया के आगे जाकर अपनी हुकूमत का ऐलान करेंगे। फलस्तीन ने दुनिया को कहा है कि इसराइल को रोको, यानी आप अंदाजा कर लें कि वो सारी दुनिया को कह रहे हैं कि सारे फेल हो चुके हैं, इसराइल को रोको, लेकिन कोई भी उसको रोकने को तैयार नहीं है। असल में एक स्ट्रेटजी तो सबसे बड़ी ये होनी चाहिए थी कि हम सारे ममालिक, उसमें जो मुस्लिम कंट्रीज थी, आप सिर्फ यही ऐलान कर देते कि हम जा रहे हैं फलस्तीन को बचाने के लिए, तो आपके पीछे पूरी तरह खड़ा हो जाता यानी चाइना और उसके साथ उसका जो बड़ा इत्तेहादी है रूस। तो अगर ये दो ताकतें आपके पीछे खड़ी हो जाती तो आप बताइए अमेरिका क्या कर लेता? अमेरिका वैसे भी यूक्रेन के पीछे खड़ा था। यूक्रेन का मामला बड़ा डिफरेंट है। इसराइल की जो पावर है दुनिया के अंदर, जितने बड़े बड़े ममालिक हैं या छोटे ममालिक हैं, हर जगह पर उनके लोग घुसे हुए हैं, वो उनके करता धरता है, वही उनके फैसले करते हैं। यानी वो इतने ताकतवर हैं कि वो उनके मुल्क की पॉलिसीज चलाते हैं। उन्होंने वहां पर अपने बंदे बिठाए हुए हैं, तो उनके खिलाफ कोई जा नहीं सकता। आप एक बात बताइए कि अभी इतने बड़े बड़े मुस्लिम कंट्रीज और ममालिक अभी तक क्यों इसराइल के खिलाफ कोई स्ट्रेटजी नहीं बना सके? आप एक बात बताइए, क्या ये लैंड जो है फलस्तीन का
वो क्या इंडियंस का है या किसी और का है? वो जाहिर सी बात है मुसलमानों का है। इवन के प्यूटिन कहता रहा मुसलमानों को जगाने के लिए कि यार तुम लोग जागो, तुम्हारा लैंड है, तुम्हारा फलस्तीन है। लेकिन असल में वो बात ही खत्म हो चुकी हुई है, आप उसको मानते ही नहीं। अगर हम इसको मानते होते कि हमारी जगह है तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये काम कर सकते थे। आप यहां से अंदाजा लगा लें कि 12 के करीब सहाफ़ी मारे गए हैं इस वक्त, 12 के करीब। यानी इस सारी सूरत हाल के अंदर इतने सहाफ़ी मारे गए हैं तो कोई इसराइल को कसूरवार नहीं ठहरा सका। या उसके अलावा आप यहाँ से अंदाज़ा कर ले कि ये इतना बड़ा हमला हो गया है, लेकिन दुनिया इनके बारे में जो बात भी करी है उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि उनकी पावर बहुत ज़्यादा है। यानी वो दुनिया का बैंकिंग निज़ाम कंट्रोल करते हैं, मीडिया वो कंट्रोल करते हैं, हर जगह उनका इतना ज़्यादा असर व रसूख है, इतना ज़्यादा असर व रसूख है कि वो सारी दुनिया के अंदर से चीज़ें कंट्रोल करते हैं। असल में उन्होंने कल ये जो हमला किया उसके बाद उन्होंने पैगाम दिया है कि हमने ये बाद में भी चीज़ करनी है। ये जो नेतन्याहू ने बात की थी कि ये जंग बहुत लंबी होने वाली है, उसका मकसद ही ये था कि किसी जगह हम बहुत ज़्यादा हमला करेंगे, जब रिएक्शन आएगा तो थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे, फिर कोई हमला करेंगे, रिएक्शन आएगा, फिर थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे, लेकिन मकसद हमारा एक ही है। देखिए, दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा, ये जो टाइम इस वक्त चल रहा है ये टाइम के अंदर अंदर ही इन्होंने पूरा करना है। यानी इस दफ़ा ऐसी सूरत हाल नहीं है कि आपने एक बहुत लंबा अरसा रखना है कि जी आपने अपना वो लैंड पूरा करना है। उन्होंने इस टाइम के अंदर अंदर पूरा करना है। दूसरी सूरत हाल ये है कि दुनिया के अंदर बहुत सारी जगहों पर नए नए मामला शुरू होने वाले हैं। उधर आप ये देखिए कि मोदी का इलेक्शन सर पर खड़ा है, जो ही इजराइल वहां से इनको कहेगा ये शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान को वो वहां पर इंगेज कर देंगे। चाइना को साउथ चाइना सी के अंदर वो किसी तरह इंगेज करना चाहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख लेंगे कि मुस्लिम कंट्रीज को उन्होंने पहले ही कहा हुआ है कि आप यहाँ पर आकर हमारे खिलाफ लड़ नहीं सकते। तो कुल मिलाकर जो सारी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है उसमें सिर्फ 2-3 ममालिक ऐसे हैं जो बड़ी स्ट्रेटजी के साथ सामने आ सकते हैं। या तो वो ईरान है, या वो लिबनान है, या इनके जो छोटे मोटे जो बड़े ग्रुप्स हैं वो। लेकिन अगर उनकी बैक के ऊपर पूरी तरह रूस खड़ा होता है तब जाकर ये मामला क्लियर हो सकता है, अदरवाइज तो आप इसको भूल जाएं। ये असल में वो काम क्या कर रहे थे, उन्होंने मुसलमानों की नब्ज देखी है कि अगर हम इस तरह का कोई हमला करते हैं तो मुसलमानों का रिएक्शन क्या था। उन्होंने देख लिया, हमारे लिए इजी रिएक्शन था। उन्होंने फौरी तौर पर अमेरिका के सदर को बुलाया, उस पर मोहर साबित कर दी। इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा इलाकों को लेते जाएंगे, करते जाएंगे। अभी उन्होंने इजिप्ट को ये प्रपोजल दिया है, अभी उन्होंने स्टार्ट किया, उसके बाद वो कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता लोगों को निकालें, उनको मिस्र मुंतकिल करें और फिर यहाँ से इनका सफाया करें, यानी क्लीन अप करें। फिर उसके बाद यहाँ से शुरू होगा तो वेस्ट बैंक की तरफ चले जाएंगे। प्लान उन्होंने पूरी तरह बनाकर पहले से रखे हुए हैं, उन प्लान्स पर ही अमल दरामद हो रहा है और उसी को लेकर वो आगे चल रहे हैं। ये उनके लिए एक हैरान कुन चीज नहीं थी। वो असल में उन्होंने ये जो काम किए, जंग छेड़ी है, उसमें उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज का एक बहुत बड़ा रिएक्शन देखा है कि मुसलमान अगर इस सारी सूरत हाल में हम एक हमला करते हैं, इतने लोग मारे गए हैं, तो क्या कोई अपनी फोर्स भेजता है? उन्होंने देख लिया, नहीं भेजेगा। इसके बाद उनकी अगली स्ट्रेटजी ये होगी कि हम बाकी इलाकों को करें। उन्होंने सिर्फ अगर किसी को काउंटर करना है तो वो या तो ईरान को करना है, या उन्होंने हिजबुल्लाह को करना है, या फिर उन्होंने इस सारी सूरत हाल के अंदर हमास को करना है। तो वो ये सोचते हैं कि अगर हम इनको काउंटर करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हमारे लिए कतन कोई मसला नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज था कि वो गजा के अंदर किसी हॉस्पिटल को इस तरह उड़ाएं और उसके बाद उनका रिएक्शन मुसलमानों का देखे। वो उन्होंने देख लिया है कि कोई रिएक्शन नहीं है। अब उनके लिए फिजिबिलिटी बन गई है कि वो ज्यादा से ज्यादा हमले करके अनकरीब अपना जो खेल है उसको पूरा करें। याद रहे, बार बार ये बात याद रहे, ये जो टास्क उनका है कि पूरे का पूरा इलाका फतह करना है, उन्होंने अपनी रियासत कायम करनी है, मस्जिद अक्सा की जगह अपना टेम्पल लेकर आना है, वो इसी एरिया के अंदर अंदर जो सिलसिला करें हैं, वो टाइम फ्रेम यही है जो अब शुरू हो चुका हुआ है। तो वो टाइम का बड़ा खास ख्याल रखते हैं, इसी को उन्होंने मैनेज करना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।